करोड़पति बिजनेसमैन के कचरे के ढेर पर बैठी लड़की को अपनी दुकान की चाबी सौंप दी। सबने मजाक उड़ाया, लेकिन जब उस लड़की ने पुरानी साड़ी पर धागा चलाया तो सबकी बोलती बंद हो गई। बनारस की तंग गलियों में शाम का धुंधलका छा रहा था। भारी बारिश हो रही थी और शहर की सबसे मशहूर साड़ियों की दुकान विरासत के बाहर सन्नाटा पसरा था। यह दुकान कभी अपनी शाही बनारसी साड़ियों के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज यह कर्ज और पुराने फैशन के बोझ तले दब रही थी। दुकान के मालिक 28 वर्षीय विधान मल्होत्रा अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे। उनका चेहरा तनाव से भरा था। अभी एक बड़े सेठ ने विरासत को खरीदने की धमकी दी थी, क्योंकि विहान कर्ज नहीं चुका पा रहे थे। विहान ने गुस्से में अपनी फाइल पिछली सीट पर फेंकी। तभी उनकी नज़र एक दुकान के छज्जे के नीचे बैठी एक परछाई पर पड़ी। वहाँ एक लड़की थी, मुश्किल से 23-24 साल की। उसके कपड़े जगह जगह फटे थे, बाल भीगे हुए थे और वह ठंड से काँप रही थी। उसका नाम गौरी था। गौरी के पास एक पुरानी पोटली थी, जिसे उसने अपनी छाती से ऐसे लगा रखा था जैसे उसमें दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। विहान का दिल पसीज गया। वह एक दयालु इंसान था। वह अपनी कार से छतरी लेकर उतरे और उस लड़की के पास पहुंचे। सुनो, तुम ठीक हो? विहान ने नरम आवाज में पूछा। गौरी ने डर कर अपनी पोटली और कसकर पकड़ ली। उसने कांपते हुए कहा, बाबूजी, मैं चोर नहीं हूँ, उस बारिश रुकने का इंतजार कर रही हूँ, अभी चली जाऊंगी। विहान ने देखा कि लड़की की हथेलियों पर सुई के कई निशान थे, जैसे वह दिन रात सिलाई करती हो। उन्होंने अपनी जेब से 500 का नोट निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। यह रख लो, कुछ खा लेना और कहीं सुरक्षित जगह चली जाना। गौरी ने नोट की तरफ देखा। उसकी आंखों में भूख थी, लेकिन उसने हाथ नहीं बढ़ाया। उसने धीमे स्वर में कहा, बाबूजी, भूख लगी है, लेकिन मैं भीख नहीं लेती। अगर आपके पास कोई काम हो, झाड़ू पोछा या सफाई, तो उसके बदले पैसे दे दीजिए। विहान हैरान रह गए। इस हालत में भी इतना स्वाभिमान। उन्होंने नोट वापस जेब में रखा और कहा, ठीक है, मेरी दुकान में सफाई का काम है, क्या तुम करोगी? गौरी ने आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत सिर हिलाया। विहान उसे अंदर ले आए। विरासत में पुराने मुनीम जी काका ने जब एक गंदी और भीगी हुई लड़की को अंदर आते देखा तो नाक सिकोड़ ली। विहान बेटा, यह तुम किसे उठा लाए? यह कोई अनाथालय नहीं है, यह बनारस की सबसे प्रतिष्ठित दुकान है। ऐसे लोग यहाँ की शोभा खराब करेंगे। विहान ने शांत स्वर में कहा, काका, शोभा कपड़ों से नहीं, इंसानियत की नीयत से होती है। इसे पीछे के कमरे में जगह दे दीजिए और कुछ खाने को भी। गौरी को दुकान के गोदाम में एक कोना मिल गया। उसने अगले ही दिन से काम शुरू कर दिया और सुबह सुबह सबसे पहले उस उठती, पूरी दुकान फर्श से चमका देती, मूर्तियों पर जमी धूल साफ करती और हरी साड़ी की तह को बड़ी सलीके से जमाती। दोस्तों, कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। अगर आप भी मानते हैं कि इंसान की पहचान उसके काम से होनी चाहिए, न कि उसके कपड़ों से, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। एक हफ्ता बीत गया। विरासत में एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। शहर की सबसे अमीर घराने की मालकिन सुमित्रा देवी अपनी बेटी की शादी का जोड़ा लेने आने वाली थी। यह ऑर्डर विरासत के लिए आखिरी उम्मीद थी। अगर यह काम बिगड़ा तो दुकान नीलाम हो जाएगी। दुकान के मुख्य कारीगर मास्टर दीनदयाल ने बड़े घमंड से वह खास लहंगा तैयार किया था। लाल रंग का वह लहंगा बेश कीमती था, लेकिन सुमित्रा देवी के आने से ठीक 1 घंटा पहले एक हादसा हो गया। गोदाम में काम करते एक कर्मचारी के हाथ से चाय का कप छूट गया और गर्म चाय सीधे उस लहंगे के बीचों बीच गिर गई। लाल रेशम का गहरा भूरा दाग पड़ गया। मास्टर दीनदयाल ने अपना सिर पकड़ लिया। बर्बाद हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। यह कपड़ा इतना नाजुक है कि इसे धोया नहीं जा सकता, और रफू किया तो साफ दिखेगा। विहान बाबू, अब हमें दुकान बंद करनी होगी। विहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमित्रा देवी आधे घंटे में यहाँ होगी। सब लोग मातम मना रहे थे। विहान कुर्सी पर गिर पड़े। उनकी आंखों के सामने अपने पिता का चेहरा घूम गया, जिन्होंने यह दुकान खड़ी की थी। तभी भीड़ के पीछे से एक सहमी हुई आवाज़ आई, बाबूजी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कोशिश करूं। सबने मुड़कर देखा। वह गौरी थी, हाथ में झाड़ू थामे। मास्टर दीनदयाल गुस्से से लाल हो गए। ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये लाखों का लहंगा है, कोई कचरा नहीं जो तू साफ करेगी। अपनी हद में रह। विहान ने मास्टर जी के हाथ के इशारे से रोका। उन्होंने गौरी की आंखों में देखा। वहाँ एक अजीब सा आत्मविश्वास था। तुम क्या कर सकती हो गौरी? यह दाग है, मिटेगा नहीं। गौरी ने सिर झुका कहा, दाग नहीं मिटेगा बाबूजी, लेकिन छुप जरूर सकता है। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े कारीगर थे। उन्होंने मुझे जरदोगी की एक ऐसी कला सिखाई थी जो अब लुप्त हो चुकी है। मुझे सिर्फ 15 मिनट दीजिए। मास्टर जी और काका हंसने लगे। झाड़ू लगाने वाली अब जरदोगी सिखाएगी? लेकिन विहान के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास 15 मिनट है। गौरी ने अपनी पुरानी पोटली खोली। उसमें से उसने एक पुरानी जंग लगी सुई और कुछ सुनहरे धागे निकाले। वह लहंगे के पास बैठी। उसकी उंगलियां जो अब तक झाड़ू पकड़ रही थी, अचानक किसी जादूगर की छड़ी की तरह चलने लगी। उसके दाग वाली जगह को काटा नहीं, बल्कि उसके ऊपर सुनहरे धागे से एक खूबसूरत मोर का डिजाइन काटना शुरू किया। उसकी सुई की रफ्तार इतनी तेज थी कि देखने वालों की पलकें झपकना भूल गई। हर टाका इतना बारीक था कि मशीन भी शर्मा जाए। ठीक 15 मिनट बाद सुमित्रा देवी की गाड़ी दुकान के बाहर रुकी। विहान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गौरी ने धागा तोड़ा और पीछे हट गई। जब
विहान ने लहंगे को देखा तो वो सन्न रह गए। वह भद्दा दाग अब वहाँ नहीं था। उसकी जगह एक चमकता हुआ सुनहरा मोर का पंख था जो लहंगे की खूबसूरती को 100 गुना बढ़ा रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह डिजाइन पहले से ही वहाँ था। सुमित्रा देवी अंदर आई। उन्होंने लहंगे को देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। विहान बेटा, यह तो अद्भुत है। मैंने ऐसा डिजाइन तो पेरिस के बुटीक में भी नहीं देखा। यह कारीगरी किसने की है? तुम्हारे मास्टर जी ने। मास्टर दीनदयाल ने आगे बढ़कर तारीफ लेने ही वाले थे कि विहान ने सच बोलने का फैसला किया। नहीं आंटी, यह कारीगरी हमारे मास्टर जी की नहीं बल्कि विरासत की नई कलाकार गौरी की है। विहान ने गौरी को आगे किया। गौरी अपने फटे कपड़ों में सिमटी हुई खड़ी थी। सुमित्रा देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपनी अंगुली से एक हीरे की अंगूठी निकाली और गौरी के हाथ में रख दी। बेटी, तेरे हाथों में साक्षात सरस्वती का वास है। उस दिन विरासत को न सिर्फ वह ऑर्डर मिला बल्कि पूरे शहर में गौरी के हुनर की चर्चा हो गई। विहान ने उस दिन गौरी को झाड़ू पोछा के काम से हटाकर हेड डिजाइनर की कुर्सी पर बैठा दिया। मास्टर दीनदयाल जल भुनकर राख हो गए, लेकिन कुछ बोल नहीं सके। गौरी की जिंदगी बदल गई। उसे अच्छे कपड़े मिले, रहने को अच्छा कमरा मिला। विहान और गौरी के बीच एक सम्मान का रिश्ता बन गया। विहान अक्सर गौरी से घंटों डिजाइनों पर बातें करते। उन्हें गौरी की सादगी और समझदारी भाने लगी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, बुरा वक्त इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। गौरी की खुशियों की किसी की नज़र लगने वाली थी। आगे क्या हुआ, यह जानने से पहले अगर आप परिवार और संस्कारों में विश्वास रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ लाते रहेंगे। एक दिन दुकान में बहुत भीड़ थी। तभी एक शराबी, गंदा और खूंखार सा दिखने वाला आदमी चिल्लाता हुआ अंदर घुस गया। गौरी, ओ गौरी, बाहर निकल। गौरी, जो एक ग्राहक को साड़ी दिखा रही थी, उस आवाज़ को सुनकर पत्थर की तरह जम गई। वह उसका सौतेला चाचा शंभू था। वही आदमी जिसने गौरी के पिता के मरने के बाद उस पर कब्जा कर लिया था, घर पर कब्जा कर लिया था और गौरी को बेचने की कोशिश की थी, जिससे बचकर वह भागी थी। शंभू ने गौरी को देखा और लपक कर उसके बाल पकड़ लिए। महारानी बनकर बैठी है यहाँ और मैं वहाँ भूखा मर रहा हूँ। चल घर चल, तुझे बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे मेरा कर्ज उतरेगा। पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया। गौरी दर्द से करा उठी, लेकिन डर के मारे उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। शंभू उसे घसीटता हुआ दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। छोड़िए मुझे, मैं नहीं जाऊंगी, गौरी ने रोते हुए कहा। तेरी तो मैं। शंभू ने हाथ उठाया ही था कि एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। वह विहान थे। उनकी आंखों में आज तक का सबसे भयानक गुस्सा था। हाथ छोड़ो उसका, विहान ने दबी हुई लेकिन कड़क आवाज में कहा। शंभू ने विहान को देखा और हंसा। तू कौन है बे? यह मेरी भतीजी है, मेरी जागीर है, मैं इसके साथ चाहे जो करूं। विहान ने शंभू का हाथ मरोड़ दिया। शंभू चीख पड़ा। विहान ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिराया और गौरी के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। यह न तुम्हारी जागीर है और न ही कोई लावारिस वस्तु। यह गौरी है, विरासत की शान और इस शहर की सबसे बेहतरीन कलाकार, और सबसे बड़ी बात, यह मेरी जिम्मेदारी है। शंभू ने उठते हुए कहा, मैं पुलिस बुलाऊंगा, यह मेरी लड़की है। विहान ने जेब से फोन निकाला। बुलाओ पुलिस, मैं भी उन्हें बताऊंगा कि कैसे तुमने एक नाबालिग लड़की को बेचने की कोशिश की थी। मेरे पास वकीलों की पूरी फौज है। तुम्हें जेल में सड़ने में पूरी जिंदगी लग जाएगी। जेल और पुलिस का नाम सुनते ही शंभू का नशा उतर गया। वह डर गया। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन ये लड़की तुझे भारी पड़ेगी सेठ। बड़बड़ाता हुआ शंभू वहाँ से भाग खड़ा हुआ। गौरी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने अतीत पर सर मार रही थी। उसे लगा कि आज सबके सामने उसकी बेइज्जती हो गई। विहान ने नीचे झुककर गौरी के कंधे पर हाथ रखा। गौरी उठो। गौरी ने सिसकते हुए कहा, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी दुकान का तमाशा बन गया। मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मैं इसी लायक हूँ। विहान ने उसे सहारा देकर खड़ा किया और पूरी दुकान के सामने ऊंची आवाज़ में कहा, किस बात की माफ़ी गौरी? इस बात की कि तुमने गरीबी से लड़कर अपनी जगह बनाई, या इस बात की कि तुम्हारे पास वह हुनर है जो हम में से किसी के पास नहीं? तमाशा तुमने नहीं, उस आदमी ने बनाया था। और याद रखना, कमल कीचड़ में ही खिलता है लेकिन चढ़ता वह भगवान के चरणों में है। विहान ने अपनी जेब से दुकान की एक चाबी निकाली और गौरी के हाथ में रख दी। आज से सिर्फ डिजाइनर नहीं, उस दुकान की हिस्सेदार हो, क्योंकि अगर उस दिन तुमने वह लहंगा ठीक नहीं किया होता तो आज यह दुकान ही नहीं होता। यह तुम्हारा हक है, भीख नहीं। गौरी की आंखों में अब भी आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, खुशी और सम्मान के थे। उसने विहान के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन विहान ने उसे रोक लिया और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उस दिन के बाद विरासत ने तरक्की की, नई ऊंचाइयों को छुआ। बनारस की गलियों में आज भी लोग कहते हैं कि पारखी वो नहीं जो हीरो को पहचाने, पारखी वो है जो कचरे के ढेर में पड़े हुनर को पहचान कर उसे हीरा बना दे। विहान ने वही किया था। गौरी और विहान ने मिलकर न सिर्फ एक दुकान बचाई, बल्कि यह साबित कर दिया कि इंसान का जन्म नहीं, कर्म उसे बचा ऊंचा बनाता है। कहानी की सीख, दोस्तों, किसी की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। समय बड़ा बलवान होता है, कब कचरा उठाने वाला हाथ किस्मत लिखने वाला हाथ बन जाए कोई नहीं जानता। और असली अमीर वह नहीं जो दौलत से भरा हो, असली अमीर वह है जिसका दिल दया और सम्मान से भरा हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें। हम हर रोज आपके लिए ऐसे ही दिल को छू लेने वाली पारिवारिक कहानियाँ लाते हैं। अपने परिवार के साथ इस कहानी को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।